हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। आई एम सी वत्सल शाह। फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा था इंड एएस 19 एंड द नेम ऑफ इंड एएस 19 इज एम्प्लॉई बेनिफिट्स। क्लियर? सबसे पहले मैंने आपको अभी तक जितना भी करवाया है वो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं एंड आज का टारगेट है इस इंड एएस 19 को खत्म भी करना है। क्लियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉय? एम्प्लॉय मतलब कुछ नहीं था, पार्ट टाइम, फुल टाइम, स्किल्ड, अनस्किल्ड, इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द होल टाइम डायरेक्टर। अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर है वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है, वो किसका होगा? तो क्या मैन पावर एजेंसी का होगा। सिंपल बोल दो, वहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को इंक्लूड करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय बेनिफिट? एम्प्लॉय बेनिफिट कुछ नहीं था, एम्प्लॉय को दो या उसके रिलेटिव को दो, आइदर इन द कैश दो या काइंड दो, ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट दो, क्या आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दो। हम स्पेसिफिकली यहाँ पे ईसॉप कवर करने वाले नहीं थे। रीजन, ईसॉप के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक इंड एएस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट था, तो वो आपको यहाँ पे कवर करने की जरूरत नहीं है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, टर्मिनेशन एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट। बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ जिसका भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए शॉर्ट टर्म है, आफ्टर 12 मंथ जिसका भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए लॉन्ग टर्म है, एग्जिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जिसका भी पेमेंट कर रहे हो वो आपके लिए टर्मिनेशन है, एंड आफ्टर रिटायरमेंट जो भी पेमेंट कर रहे हो आपके लिए कौन सा है? तो क्या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का बेस्ट एग्जांपल था सैलरी, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का बेस्ट एग्जांपल था रिटेंशन बोनस, टर्मिनेशन का बेस्ट एग्जांपल था दैट इज नथिंग बट आपका वीआरएस, एंड द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट का बेस्ट एग्जांपल था पेंशन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का अकाउंटिंग। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब व्हाट? जिसका पेमेंट आपको बैलेंस शीट डेट से विद इन 12 मंथ्स करना है। पूरे टॉपिक को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट इज नथिंग बट आपका सैलरी, वेजेस एंड बोनस का अकाउंटिंग। सेकंड पार्ट आपका शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस का अकाउंटिंग, एंड द थर्ड पार्ट इज नथिंग बट आपके लिए कौन सा अकाउंटिंग था? तो क्या बोलते थे उसको? प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान का। सैलरी, वेजेस एंड बोनस के लिए मैं आपको याद कर रहा हूँ, सैलरी, वेजेस एंड बोनस में अकाउंटिंग बहुत सिंपल था। अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया है तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देने का, पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल क्रेडिट कर देने का, एंड अगर आपने कुछ एडवांस में पेमेंट करके रखा है तो उसको क्या बोल देने का? प्रीपेड। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंस को कभी भी डिस्काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, रीजन उसका पेमेंट आप विद इन 12 मंथ्स कर देने वाले हो। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का एक्सपेंस पूरे डेबिट हो जाएगा पीएनएल में, एंड अगर कोई स्पेसिफिक इंड एएस कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बोल रहा है तो वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सर एक एग्जांपल, इंड एएस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिखा था कि अगर आपको सिंपल कोई भी सेल्फ जनरेटेड असेट के लिए लेबर यूज कर रहे हो तो उसका एक्सपेंस आपका पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपेंस आपका फिक्स असेट में कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट किया था शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। हमारे लैंग्वेज में वो कुछ नहीं था, लीव एंगेजमेंट। वो 2 टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है नॉन अक्यूमुलेटिंग एंड दूसरा हो सकता है अक्यूमुलेटिंग। नॉन अक्यूमुलेटिंग है तो कोई टेंशन नहीं है, बट इफ इट इज अक्यूमुलेटिंग तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा? अक्यूमुलेटिंग है तो 2 पार्ट चेक करोगे, वेदर इट इज अ वेस्टेड और इट इज अ नॉन वेस्टेड। इफ इट इज अ वेस्टेड तो लीव के सामने कैश मिलेगा, बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो आपको लीव के सामने लीव का बेनिफिट मिलेगा। इंड एएस 19 बोल रहा था कि इफ इट इज अ वेस्टेड तो आपको 100% एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बट इफ इट इज अ नॉन वेस्टेड तो कहने से आपको क्या चेक करके रिकॉर्ड करने का? आपका पास्ट एक्सपीरियंस चेक करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर? सिंपल मैं आपको बोल दूं, रीजन ऐसा था कि अगर लीव मिलने वाला है तो कोई छोड़ने वाला नहीं, अरे सॉरी कैश मिलने वाला है तो कोई छोड़ने वाला नहीं है, सब लोग यूटिलाइज कर ही देंगे। इसलिए वहां पे मैं बोल रहा था 100%, पर अगर आपको लीव मिलने वाला है तो कहने से इट मे बी पॉसिबल लीव को यूटिलाइज करो या ना भी करो। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान में अगर आपने आपके एम्प्लॉय को बोला है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ईयर्स तक यहाँ पे मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपको कुछ प्रॉफिट शेयर करूंगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग का जो भी आपका ऑब्लिगेशन आने वाला है उसको आज से आपको आपकी बुक में रिकॉर्ड कर देने का। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टर्मिनेशन बेनिफिट्स। एम्प्लॉय को उसकी एक्चुअल रिटायरमेंट डेट से पहले उसको कुछ रिटायर कर रहे हो या वो वॉलंटरीली यहां से रिटायर हो रहा है तो सिंपल उसको कुछ आज बेनिफिट मिलना चाहिए। मैंने स्पेसिफिकली बोला था बैंकिंग सेक्टर में जब कंप्यूटराइजेशन आया था तब वीआरएस आया था, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसका खर्चा आज का आज पूरा पीएनएल में डेबिट कर देना पड़ेगा। बट अगर उसका कुछ कमिट करोगे जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है तो एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, उसको क्या करके करोगे? डिस्काउंटिंग करके प्रेजेंट वैल्यू पर लाके आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट याद करो, हमने स्टार्ट किया था लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट इन द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का अकाउंटिंग, दोनों साथ में किया था। जिसका पेमेंट आपको आज नहीं करना है, जिसका पेमेंट आपको 12 महीने के बाद करना है। वहां पे 2 चीज था, एक था डीसीपी एंड एक था डीबीपी। डीसीपी मतलब डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डीबीपी मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान।
डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान का एग्जैक्ट अकाउंटिंग हम शॉर्ट टर्म की तरह करते थे। पेमेंट कर दिया तो बैंक अकाउंट, पेमेंट करना बाकी है तो पेएबल, एंड अगर कुछ ज्यादा कर दिया तो प्रीपेड। वहां पे कुछ नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर स्पेसिफाइड अमाउंट आपको वहां पे कंट्रीब्यूट करते रहना है। जिस मोमेंट पे आपने कंट्रीब्यूशन कर दिया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई। फ्यूचर में अगर एम्प्लॉय का कुछ भी क्लेम आएगा वो आपके पास आने वाला नहीं है, वो डायरेक्टली उस थर्ड पार्टी के पास चला जाएगा एंड वहां पे आपका कोई टेंशन रहने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के एक्सपेंस को हम कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करते। ये डीसीपी का हम कभी भी डिस्काउंटिंग नहीं करते। रीजन उसका जिस मोमेंट पे आपका अमाउंट ड्यू होता है उसी मोमेंट पे उसका एक्चुअली आपको पेमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट चीज मैं आपको बोल दूं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। One is a state plan, second is a multi-employer plan and third is a insured benefit plan. State plan कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट रन करेगा। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान एक से ज्यादा एम्प्लॉयर मिलके इस प्लान को स्टार्ट करेंगे, पर वो सिंपल बोल दो अंडर कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए एंड वो अनरिलेटेड पार्टी होगा तो ही ये स्टार्ट कर सकता है। एंड इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास से कोई पॉलिसी ले लेना है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिफाइंड बेनिफिट प्लान। आपने कोई एक स्पेसिफिक बेनिफिट एम्प्लॉयज को डिफाइंड करके रखा है जिसका पेमेंट आपको फ्यूचर में करना है, उसका अकाउंटिंग आपको आज से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। एंड सिंपल बोल दो उसके लिए आपके पास 2 चॉइस थी, आइदर आप एक्चुअली का रिपोर्ट ले लो, एक्चुअली का रिपोर्ट नहीं लेना है तो आप प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड भी यूज कर सकते हो। प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड में करना क्या था, सबसे पहले प्रोजेक्ट करके एस्टिमेट कर लो कि आपको पेमेंट कितना करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके आप क्या निकाल दो तो कि यूनिट निकाल दो। सिंपल मैं बोल दूं यूनिट निकालने के बाद आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग करना पड़ेगा। पर अगेन मैं बोल रहा हूं इट इज नॉट योर नॉर्मल डिस्काउंटिंग, इट इज योर रिवर्स डिस्काउंटिंग। एंड रिवर्स डिस्काउंटिंग करके फ्रेंड्स आपका जो भी प्रेजेंट वैल्यू आएगा हम उसको बोल देंगे करंट सर्विस कॉस्ट। करंट सर्विस कॉस्ट में कहने से आप पेमेंट डिले करो इसलिए एवरी ईयर वहां पे आपको इंटरेस्ट भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। वहां तक का अकाउंटिंग सिंपल था। पर अगर आपका एक्चुअल अजम्पशन चेंज हो रहा है एंड एक्चुअल अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती थी तो हम उसको बोलते थे एक्चुअल लॉस, एंड लायबिलिटी कम होता था तो हम उसको बोलते थे एक्चुअल गेन। एंड वो एक्चुअल गेन के लॉस आपको इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देना है। कहां पे, पीएनएल में ना, उसको रिकॉर्ड करना है अदर कंप्रेहेंसिव इनकम ओसीआई में, एंड जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल पॉसिबल नहीं था। आपके ऑब्लिगेशन के 2 टाइप हो सकते हैं, इट में भी पॉसिबल वो आपके लिए फंडेड ऑब्लिगेशन है और इट में भी पॉसिबल वो आपके लिए नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन है। इफ इट इज अ फंडेड ऑब्लिगेशन मतलब आपके ऑब्लिगेशन के साथ कोई फंड का सपोर्ट है, मतलब आपने वो अमाउंट कहीं पे भी इन्वेस्ट करके रखा है। बट इफ इट इज अ नॉन फंडेड ऑब्लिगेशन मतलब आपके ऑब्लिगेशन को कोई फंड का सपोर्ट नहीं है। इट इज नॉट अ मैंडेटरी कि आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, कहां पे करना, कितना करना, कुछ मैंडेटरी नहीं। इन्वेस्टमेंट इट्स एडवाइजेबल, वो आपका एक कैश मैनेजमेंट का पार्ट है। क्लियर, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो हम उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं बोलते, हम उसको ऑलवेज क्या बोलते हैं, प्लान असेट। एंड प्लान असेट हम कभी भी बैलेंस शीट में असेट साइड नहीं दिखाएंगे, प्लान असेट को लायबिलिटी साइड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से माइनस करके दिखाएंगे। क्लियर। अच्छा, जिस मोमेंट पे आपने प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट कर दिया उसके बाद कहने से आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न का कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर एकेडमिक पर्पस हम बोलते थे एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हम 3 अजम्पशन लेते थे। फर्स्ट अजम्पशन कौन सा अजम्पशन था वो समझाओ। कहने से आपका जो कंपाउंडिंग होगा वो 2 बार होगा, गिवन रेट इज ऑलवेज इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, एंड उसके हिसाब से आपको एनुअल रेट ऑफ रिटर्न क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंड तीसरा अजम्पशन ये लेते थे कि कंट्रीब्यूशन एंड बेनिफिट्स का जो भी पेमेंट होता है ना वो कब होता है, एग्जैक्ट इन द मिडल ऑफ द ईयर होता है। क्लियर, ये कुछ नहीं दिया है तो ये अजम्पशन। एक्सपेक्टेड को एक्चुअल रिटर्न के साथ कंपेयर करो, आपका एक्चुअल रिटर्न अगर कंपेयर टू एक्सपेक्टेड ज्यादा है तो आपके लिए एक्चुअल गेन है, कम है तो आपके लिए एक्चुअल लॉस है। मतलब अगर दिमाग चला तो हम 3 चीज को सेट ऑफ यहां पे करने वाला है। बैलेंस शीट में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के सामने प्लान असेट को सेट ऑफ करेंगे, पीएनएल में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के इंटरेस्ट एक्सपेंस के सामने प्लान असेट के इंटरेस्ट इनकम को भी सेट ऑफ करेंगे, एंड अदर कंप्रेहेंसिव इनकम में डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के एक्चुअल गेन और लॉस के सामने हम प्लान असेट के एक्चुअल गेन और लॉस को भी क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। एंड हमने यहां तक पढ़ा है, बस छोटे छोटे मुझे 2 टॉपिक सिखाना है। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, जो लोग लेक्चर मेरा फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको बोल दूं ब्लैक इंक से जो मैं लिख रहा हूं उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रेड इंक से जो भी लिखूं वही आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर। अच्छा, एक टॉपिक जस्ट मैं आपको समझा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन इन द प्लान। मॉडिफिकेशन इन प्लान फ्रेंड्स में याद करो, मैंने एक सम करवाया था आपको पीयूसीएम का, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का। वो सम कुछ ऐसा था कि मुझे मेरे एम्प्लॉइज को लास्ट ड्रॉन सैलरी का 1% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस जितना पेमेंट करना था। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितना आ रहा था फ्रेंड्स, आपको याद है 13,100 इंटू 1%
इंटू 5 ईयर्स, मतलब कहने से मुझे 655 का पेमेंट करना था। आपको याद नहीं है पर मुझे याद है, मैंने आपको ऐसा कुछ सम करवा के रखा है, जस्ट वेरीफाई कर ले वो कहाँ गया। हाँ ये रहा, मुझे मिल गया, लास्ट वाले लेक्चर में किया था हमने, चेक करो। आपको कहने से वहां पे क्या करना था, 655 रुपीज का आराम से पेमेंट करते रहना था। एंड अगर फ्रेंड्स अगर उसका 655 रुपीज का अगर आप पेमेंट करोगे, हाँ स्टार्टिंग में था, क्लियर, ये 655 का पेमेंट था। 655 डिवाइडेड बाय 5 करके मैं क्या लेके आया था, तो फ्रेंड्स कहने से 131 लेके आया था, एंड उसको हमने डिस्काउंटिंग किया था। अच्छा, आज के लेक्चर में मुझे कुछ अलग पढ़ाना है, वहां पे ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आज ये बोल रहा हूं कि अगर ये 655 कैसे लाए थे, तो क्या 13,100 इंटू 5 ईयर्स इंटू 1% इंटू 5 ईयर्स। फ्रेंड्स उसमें से ये 13,105 ईयर्स थे ना, वो आपके क्या थे, तो वो आपके एक्चुअल अजम्पशन थे, वो चेंज होते थे, उसकी वजह से अगर आपकी लायबिलिटी में कुछ प्लस माइनस होता था तो हम उसको बोलते थे एक्चुअल गेन और लॉस। पर कहने से 1% की स्टोरी कुछ अलग है। 5 साल हो गए, कहने से हमने ऐसा कुछ बैलेंस निकाला था 1 2 3 4 एंड 5 करके। मुझे इतना याद है फर्स्ट ईयर में मेरा बैलेंस यहाँ पे 89 रुपीज का था, चेक करो। सेकंड ईयर में आपका बैलेंस 196 का था, थर्ड एंड फोर्थ का याद नहीं है, पर फिफ्थ ईयर में आपका बैलेंस कितना था, 655 का था। मेरा सब कुछ प्लान प्रॉपर चल रहा था। 5 साल के बाद मेरा एम्प्लॉय रिटायर भी हो रहा है, मतलब मेरा कोई अभी अजम्पशन चेंज नहीं हुआ, अजम्पशन एग्जैक्ट निकला। मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट मेरा डायरेक्टर के पास गया है ना, बोला कि ये देखो ये रिटायर हो रहा है, ना हमने उसको बोला था कि हम उसको लास्ट ड्रॉन सैलरी का समथिंग परसेंटेज, मतलब 1% इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट करेंगे। डायरेक्टर थोड़ा इमोशनल होगा कि इस एम्प्लॉय ने तो हमारे वहां पे बहुत अच्छा काम किया है, एक काम करो हम उसको 1% नहीं देते हैं, हम उसको 2% देते हैं। मैंने बोला यार चेक बैक सब कुछ प्रिपेयर है, एंड आप अब बोल रहे हो 2%, तो क्या दे दो, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला कहने से जब 2%, तो मेरी अमाउंट कहने से अब 655 नहीं रहेगा, मेरी अमाउंट कहने से ये 1310 हो जाएगा। एंड अगर ये 1310 हो गया तो कहने से मुझे यहां पे एक्स्ट्रा 655 का खर्चा एडिशनल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं, पास्ट सर्विस कॉस्ट। पर अब समझ लेना, ये पास्ट सर्विस कॉस्ट के टोटल 2 टाइप होते हैं। एक होता है वेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट और एक होता है अनवेस्टेड। जिस साल पेमेंट करो उसी साल अगर आपको पता चल रहा है कि आपका प्लान मॉडिफाई हुआ, और एक लाइन में बोल दूं, प्लान मॉडिफिकेशन ऑलवेज इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉई होना चाहिए। अगर फ्रेंड्स कहने से वो एम्प्लॉई की फेवर में है तो एज एन एम्प्लॉयर तो हमारा खर्चा ही आने वाला है। हाँ, वो उसकी अगेंस्ट में हो सकता है अगर उन्होंने आपकी कंपनी में कुछ मिसकंडक्ट किया है। अगर उन्होंने मेरी कंपनी में से कोई चोरी किया है तो भी थोड़ी मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं तुझे 1% नहीं 2% दूंगा, तो नहीं होगा। बाकी नॉर्मली प्लान मॉडिफिकेशन इन द फेवर ऑफ एम्प्लॉय होना चाहिए। अब मैं समझा रहा था वेस्टेड एंड अनवेस्टेड। डायरेक्टली मेरे क्वेश्चन में कहने से एट द एंड ऑफ द 5th ईयर पता चला कि मुझे उसको एक्स्ट्रा 655 का पेमेंट करना है, तो उसको मैं बोल दूंगा वेस्टेड। एंड इफ इट इज अ वेस्टेड तो कहने से पूरा पीएनएल में डेबिट कर देना पड़े 5th ईयर के एंड में। ये तो प्रॉपर जा रहा है। पर किसने बोला कि 5th ईयर में पता चला, 2nd ईयर के एंड में मेरा डायरेक्टर अकाउंट चेक कर रहा था, बोले ये डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन क्या करके रिकॉर्ड किया है। मैंने बोला हमने मिस्टर एक्स को ऐसा कुछ बोला था, तो एक काम कर, हम उसको 1% नहीं देंगे 2% देंगे। 1 मिनट फिर से बोल रहा हूं, मेरा ये अजम्पशन चेंज हुआ ना, मैं प्लान मॉडिफाई कर रहा हूं। मतलब जो परसेंटेज को चेंज करो ना उसको बोलते हैं कि आपने प्लान मॉडिफाई किया। अजम्पशन चेंज होता है उसकी वजह से क्या आता है, एक्चुअल गेन और लॉस। पर प्लान मॉडिफिकेशन की वजह से आपका क्या आने वाला है, पास्ट सर्विस कॉस्ट आने वाला है। क्लियर। अच्छा, अब जिस मोमेंट पे वो 2nd ईयर में बोला तो कहने से मुझे रिवाइज कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। 13,100 इंटू 2% इंटू 5 ईयर्स, तो 13,100 इंटू 2% इंटू 5 ईयर्स करूं तो कहने से मुझे 1310 का पेमेंट लग रहा है। एंड 1310 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स 5 ईयर्स करोगे तो आपको एवरी ईयर कितना रिकॉर्ड करना पड़े, 262। तो अगर मैं इसका रिवाइज कैलकुलेशन निकाल लूं तो मेरा क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। अच्छा, करंट सर्विस कॉस्ट में कहने से यहां पे 262 डिवाइडेड बाय 1.1/4 आएगा। ये रिवर्स डिस्काउंटिंग है, ऐसा हमने बहुत बार किया है।
तो सिंपल 0.683 आएगा, क्लियर। तो 262 इंटू 0.683, तो यहां पे आंसर होगा कितने का 179। ओपनिंग कुछ होने वाला नहीं है, इंटरेस्ट कुछ होने वाला नहीं है, तो 179। ईयर 2 का ओपनिंग भी कितना होगा 179, और यहां पे जब करंट सर्विस कॉस्ट निकालोगे तो 262 डिवाइडेड बाय 1.1/3 आएगा, क्लियर। तो 262 इंटू 0.751 करो तो आपका वहां पे आंसर आएगा 197। हम जो इंटरेस्ट लगाएंगे वो जस्ट ओपनिंग पर लगाएंगे, 179 का 10% करोगे मतलब आपका 18 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। क्लोजिंग चेक करो, 179 प्लस 197 प्लस 18, मतलब कहने से फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जो क्लोजिंग होगा वो कितना होने वाला है 394 होने वाला है। एंड ऑब्वियसली आप लोग महान हो, मेरे पास इतनी मेहनत करवाया। ओरिजिनल क्वेश्चन में कहने से सेकंड ईयर में बैलेंस 196 आ रहा था, ये 196 1% के हिसाब से था, तो कहने से अगर उसका डबल करोगे तो इतना ही होगा ना। हाँ चेक करो, ये 394 जो आया वो इसका कुछ नहीं है, डबल है। सर थोड़ा राउंडिंग ऑफ आ रहा है, डबल के हिसाब से 392 आना चाहिए, पर आपका 394 है। हाँ चलेगा, वो राउंडिंग ऑफ की एरर है। ऑब्वियसली सिंपल बोलो 394 माइनस 196, मुझे सेकेंड ईयर में 198 का सेकेंड ईयर में एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। इसको क्या बोलूंगा, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट। अच्छा, किसी को अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 में इंटरेस्ट है, मैं इंडेस नहीं बोल रहा हूं, मैं एएस बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 ऐसा बोल रहा था अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट इमीडिएटली पीएनएल में रिकॉर्ड नहीं करने का, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट तो रिमेनिंग टर्म में क्या करना पड़ेगा, अमोर्टाइज करना पड़ेगा। मैं पहले एएस समझा रहा हूं, तो एएस 15 में अभी एंट्री क्या करूंगा पता है, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ये कौन से ईयर में है, तो क्या सेकंड ईयर में। टू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो आपको 198 रुपीज एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। किसी को अगर मेरी बैलेंस शीट देखना है तो डीबीओ क्या था, कितने का, डीबीओ 196 का था, प्लस अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट डेबिट कर दूंगा कितने से, 198 से, तो एक्चुअली मेरा डीबीओ कितना होगा 324। पर कहने से मेरे पास अभी भी अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट का ये डेबिट बैलेंस पड़ा है, उसको कहने से एक्चुअली आप असेट साइड लिखते थे ना, एएस 15 बोल रहा था, वो अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट आपको यहां पे लायबिलिटी में से माइनस करके दिखाने का 198, मतलब ये आपका बैलेंस हो जाएगा 196। आपको अभी टाइम पास लग रहा है, मेरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस तो 324 ही है, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट जस्ट मैं असेट साइड नहीं लिख रहा हूं बिकॉज वो मेरा लॉस जैसा है, उसको यहां पे लायबिलिटी में से माइनस करके लिखा रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, थर्ड ईयर जैसे ही आएगा तो मैं अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट को थोड़ा पीएनएल में ट्रांसफर करूंगा, एंट्री करूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, तो क्या 198 डिवाइडेड बाय 3 करो तो फ्रेंड्स कितना होता है, 198 डिवाइडेड बाय 3, 66 रुपीज आप डेबिट कर दोगे टू अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट 66। मतलब आपका होगा क्या पता है, आपका डीबीओ तो 324 का था, पर अब आपका अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट है ना, टोटल कितने का था 198, उसमें से 66 तो मैंने पीएनएल में डेबिट कर दिया, 198 माइनस 66, तो यहां पे 132 होगा, यानी यहां पे आपका फाइनल बैलेंस कितना आएगा 324 माइनस 132, आपका फाइनल बैलेंस यहां पे आने वाला है कितने का, तो 192 का आपका बैलेंस आएगा। क्लियर है, परफेक्ट। मैंने 66 रुपीज क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, परफेक्ट। अब आगे जाओ। अच्छा, फोर्थ ईयर में अगर चेक करूं तो क्या होगा, अगेन एंट्री करूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 66 टू अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट कितना 66। तो अगर मैं उसका यहां पे बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन करूं तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 324 था, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट में फ्रेंड्स क्या होगा 132 था, उसमें से 66 पीएनएल में डेबिट कर दिया, तो यहां पे जस्ट 66 ही रहेगा, 324 माइनस 66, एंड यहां पे आपका 258 हो जाएगा। एंड फिफ्थ ईयर, दिस इज द लास्ट ईयर, अगेन मैं पीएनएल में डेबिट कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट 66 टू अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट 66, तो सिंपल मेरा यहां पे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस 324 होगा, माइनस अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट 66 का बैलेंस 0 हो गया, मतलब कितना हो जाएगा 324। कहने से आपको जो 324 चाहिए था वो 324 मैंने लाके रख दिया।
324 के 394 जो भी आपको चाहिए था, एक मिनट, 196 प्लस 198, सॉरी ये 394 था, 394 माइनस 198 करोगे तो ये 196 आएगा। ये भी यहाँ पे 324 नहीं था, 394 था। 394 माइनस 132 करोगे तो आपका यहाँ पे बैलेंस आएगा 262। यहाँ पे भी 324 नहीं था, 394। 394 में से अगर आप 66 माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 328। और यहाँ पे भी 394 था, अब बैलेंस जीरो हो गया, तो सिंपल यहाँ पे आपको 394 मैच है। ये जस्ट मैंने पास सर्विस कॉस्ट का समझाया, अगेन बोल रहा हूँ ये क्या था, एएस था। अब समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडेस 19 क्या बोल रहा है, पास्ट सर्विस कॉस्ट है, इट मे बी अ वेस्टेड, इट मे बी अ अनवेस्टेड, इमीडिएटली चार्ज टू पीएनएल, पूरा डेबिट कर देने का पीएनएल में। मतलब मेरी यहां पे हालत क्या होगी पता है आपको, अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट तो डीबीओ किया, सेकेंड ईयर में ही क्या कर दूंगा, पीएनएल अकाउंट डेबिट कितने रुपीस 198 टू अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट 198। एंड फॉर योर नॉलेज अंडर इंडेस मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। बोलो आज पहली बार ऐसी फीलिंग आई कि इंडेस एक्चुअली सिंपल है। क्लियर? अब मैं आपको समझाऊं, सिंपल समरी समझाऊं। अजम्पशन चेंज होने की वजह से अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ता था तो उसको आप बोलते थे, क्या बोलते थे, लायबिलिटी बढ़े तो एक्चुअल गेन और लॉस बोलते थे। पर अगर अजम्पशन चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपका प्लान मॉडिफाई हो रहा है, एंड अगर प्लान मॉडिफिकेशन की वजह से अगर आपकी कुछ भी लायबिलिटी बढ़ रही है तो सिंपल आपका उसको क्या बोल दोगे, वेस्टेड एंड अनवेस्टेड। एंड सिंपल बोलो इंडेस में वेस्टेड अनवेस्टेड जैसा कुछ काम है ही नहीं, पूरा जो भी खर्चा है वो इमीडिएटली चार्ज कहां पे कर देना है, पीएनएल में। डन? तो उसके एक थियरी लिखो और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल करते हैं। तो फ्रेंड्स लिखना, टाइटल लगा दो, पास्ट सर्विस कॉस्ट एंड ब्रैकेट में लिख देना मॉडिफिकेशन इन प्लान। क्लियर? वहां पे लिखना पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइजेस, पास्ट सर्विस कॉस्ट अराइजेस when an entity introduces a defined benefit plan or changes the benefit payable under an existing डिफाइंड बेनिफिट प्लान। क्लियर? अगर मैं चेंज कर रहा हूं एंड यहां पे ब्रैकेट में आपको लिख दो नॉर्मली मॉडिफिकेशन इन द प्लान, मोदी नहीं है मोडी है, मॉडिफिकेशन इन द प्लान शुड बी फेवरेबल टू द एम्प्लॉय, शुड बी फेवरेबल टू द एम्प्लॉय। एंड इसलिए हम पास्ट सर्विस गेन नहीं बोलते, वर्ड नॉर्मली कौन सा बोलते हैं, पास्ट सर्विस कॉस्ट ही बोलते हैं। क्लियर? एंटिटी शुड recognize past service cost immediately to PNL। क्लियर? कुछ भी पास्ट सर्विस कॉस्ट आए, अच्छा ब्रैकेट में लिख दो वेदर इट इज वेस्टेड और
अनवेस्टेड। कोई भी पास सर्विस कॉस्ट है हम प्रेम से उसको चार्ज कहां पे कर देंगे, तो पीएनएल में चार्ज कर देंगे। परफेक्ट। अब मुझे फ्रेंड्स आपको वो पास सर्विस कॉस्ट के रिलेटेड एक एग्जांपल करवाना है। क्लियर? तो आप एग्जांपल लिखो, तो लिखो। मस्त एग्जांपल, आपका लास्ट वाले लेक्चर का भी सब कुछ यहां पे रिवाइज हो जाएगा। एबीसी लिमिटेड agree to make a gratuity payment ABC Limited agreed to make a gratuity payment to its only employee Mr. X at the time of his retirement. Clear? Next point. This arrangement was started on 1st January 2018 and Mr. X plans to retire at 31st December 2025. At that time, expected salary is rupees 80,000. एट दैट टाइम मतलब 1 जनवरी 18 का सैलरी नहीं बोल रहा हूं मैं, जो आपको सैलरी लिखवा रहा हूं कौन सा है, 31 दिसंबर 2025 का। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट। ओरिजिनली द प्लान कॉल्ड for a single payment of 10% of Mr. X टर्मिनल सैलरी। क्लियर? टर्मिनल सैलरी मतलब सिंपल हमारी लैंग्वेज में बोलो तो लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर each year of services rendered. परफेक्ट। पहले मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 10% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज इतना पेमेंट कर लूंगा। अब क्या हुआ समझ लेना। ऑन 1st January 2020 2 साल के बाद दिस परसेंटेज वॉज इंक्रीज्ड टू 20%। सॉरी 20 नहीं करो, 12 कर दो। दिस परसेंटेज वॉज इंक्रीज टू 12%। फ्रेंड्स अभी भी बोल रहा हूं, अजम्पशन चेंज हुआ ना, क्या हुआ, प्लान मॉडिफाई हुआ। अजम्पशन चेंज होने की वजह से एक्चुअल गेन और लॉस आएगा, एंड प्लान मॉडिफिकेशन की वजह से आपका क्या आएगा, तो क्या पास्ट सर्विस कॉस्ट आएगा। क्लियर? आगे बढ़े। गवर्नमेंट्स, एक काम करो, डिस्काउंट रेट सिंपल लिखो, डिस्काउंट रेट इज इक्वल टू 10%, रिटर्न ऑन प्लान असेट इज इक्वल टू 12%। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मैं कुछ अलग पेन से लिख रहा हूं। नेट
periodic defined benefit cost for each year is to be funded at the एंड ऑफ द ईयर। फ्रेंड्स, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो किसका करोगे? तो नेट पीरियोडिक डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट का आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। डन। नेक्स्ट लिखो, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट एज ऑन 31st December 18 is equal to rupees 4105. 31st December 19 is equal to rupees 11,000. Calculate actual gain or loss, if any, and also suggest accounting treatment for modification in plan, for modification in plan. क्लियर? परफेक्ट। शांति से क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, उसके बाद हम स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो कैसे होगा समझाओ आराम से। पहले एक बार ओरिजिनल का क्या होगा वो चेक कर ले। आंसर में लिख रहा हूं। सबसे पहले हम जो डिस्कशन करेंगे वो किसके लिए करेंगे? ओरिजिनल प्लान का डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलो मुझे इतना बता दो, व्हाट इज योर डिफाइंड बेनिफिट। आपने ओरिजिनली उसको क्या बोला था, अब कितना दोगे? तो आपने उसको बोला था कि आप उसको लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 10% इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज जितना पेमेंट करोगे। कहना से क्वेश्चन में आपको लास्ट ड्रॉन सैलरी मैंने लिखवा दिया था, वो कितना था? 80,000। उसका 10%, हाँ क्या ना, 10% था ना। एंड उसका चेक करो तो 30। एक तो पहले ये बुद्धि चलना चाहिए, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर है। 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हाँ क्या ना, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, टोटल 8 साल होगा। तो सिंपल इंटू में कर रहा हूँ 8 ईयर्स। तो आपको लग रहा है कि आपको 8 साल के बाद उसको 64,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, यूनिट निकालू तो यूनिट कैसे होगा? 64,000 डिवाइडेड बाय 8 ईयर्स, मतलब आपको लग रहा है कि आपको एवरी ईयर कितने रुपए का खर्चा रिकॉर्ड करना पड़ा? 8,000। पर हम कभी भी 8,000 एब्सोल्यूट अमाउंट में तो रिकॉर्ड करते ही नहीं है, हम तो उसको कुछ डिस्काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करो 2018 का कैलकुलेशन। क्लियर? 2018 में अगर हम चेक करें कि व्हाट इज माय करंट सर्विस कॉस्ट। फ्रेंड्स याद करोगे, 8,000 को डिस्काउंटिंग करोगे, 8th ईयर में 1 लोगे, 7th ईयर में फर्स्ट ईयर का, 6th ईयर में सेकेंड ईयर का। ऐसे अगर रिवर्स करो तो मैं ऐसा बोलूं, आज मेरे 2018 में आपको 7th ईयर का डिस्काउंट फैक्टर लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली 1 साल कम होगा ना, बिकॉज लास्ट ईयर 1 ही लेने वाले हो। तो आपको क्या करना पड़े? 8,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस टू 7 करना पड़ेगा। क्लियर? कैलसी लो, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, मतलब कहना से 0.513 आएगा। इनटू फ्रेंड्स अगर 8,000 कर दोगे तो आपका यहां पे करंट सर्विस कॉस्ट आपका हो जाएगा 4105। मुझे आपको बोलना है ये 4105 आपने कब निकाला होगा? 31st December 18 को निकाला होगा। इस साल में तो बाकी कुछ है ही नहीं। तो कहने से अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्लान असेट, वो भी आपका कितना हो जाएगा? 4105। अमाउंट इन्वेस्टेड इन प्लान असेट भी आपका कितना हो जाएगा? ₹4105। एंड चेक करो फेयर वैल्यू भी आपको कितना दिया? उतना ही दिया है। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट
as on 31st December 18 is rupees 4105, which is same as book value. So there is no actuarial गेन और लॉस. क्लियर. 2018 बहुत सिंपल तरीके से खत्म हो गया. अब मैं स्टार्ट करूं, दैट इज नथिंग बट 2019. यहां पे कुछ मजा अलग होने वाली है, ध्यान से समझते रहना मैं क्या बोल रहा हूं. अगर मैं यहां पे चेक करूं व्हाट इज माय करंट सर्विस कॉस्ट, तो आपका क्या होगा. 8000 था, ऊपर 1.1:7 लिया था, तो फ्रेंड्स आपको यहां पे क्या लेना पड़ेगा. 1.1:6 कैलसी लो. 1 डिवाइड बाय 1.1 2 3 4 5 6, तो कहने से 0.564 होगा. इंटू 8000 करोगे तो फ्रेंड्स आपका यहां पे आंसर आने वाला है 4516 रुपीज. परफेक्ट. अच्छा, मुझे अगर कोई कैलकुलेट करने के लिए बोले, एक काम करेगा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस बाद में फाइंड आउट करेंगे. पहले मैं यहां पे एक कैलकुलेशन कर रहा हूं. कैलकुलेशन ऑफ नेट पीरियोडिक डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट. सर ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हो. बिकॉज मुझे बोला है कि ये जो नेट पीरियोडिक डिफाइंड बेनिफिट कॉस्ट जितना आएगा ना, उतना आप इन्वेस्टमेंट करोगे. मतलब सिंपल बोलो, इसको मेरी लैंग्वेज में बोलना है तो ये जो कैलकुलेशन करूंगा ना, जो भी आंसर आएगा उतनी अमाउंट का मैं क्या करने वाला हूं, तो क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं. अगर ऐसा नहीं बोला होता तो कहने से क्वेश्चन में मुझे कंट्रीब्यूशन की फिगर दे दिया होता. क्लियर. सिंपल समझो. इस साल में आपका कितना खर्चा है ना, कितना इनकम है, वो चेक करेंगे. सबसे पहले मैं चेक करूं 2019 में मेरा एक एक्सपेंस है करंट सर्विस कॉस्ट करके, कितने का 4516, प्लस कहने से आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा. इंटरेस्ट एक्सपेंस किस पर होगा, ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. कितना होगा वो भी समझा दो. आपका प्रीवियस ईयर का कहने से 4105 था, पूरे साल उसका पेमेंट नहीं किया तो कहने से आपका वहां पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा. तो आपका यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा, 411 रुपए का आपका इंटरेस्ट होगा करंट ईयर में. एंड कहने से आपने लास्ट ईयर में 4105 रुपीज प्लान असेट में इन्वेस्ट करके रखा था, एंड वो प्लान असेट में से करंट ईयर में आपको कहने से इंटरेस्ट इनकम भी मिला होगा. तो उसको मैं माइनस कर रहा हूं. माइनस इंटरेस्ट इनकम ऑन प्लान असेट, वो कितना होगा, तो क्या 4105 का 12%. एंड फ्रेंड्स अगर 4105 का 12% करोगे तो 493 आएगा. तो आपको यहां पे ये मिल जाएगा नेट पीरियोडिक कॉस्ट. ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख रहा हूं इतने रुपीस का मैं क्या करूंगा, तो क्या एडिशनल इन्वेस्टमेंट करूंगा. क्लियर. एडिशनल इन्वेस्टमेंट चेक करो. 4516 प्लस 411 माइनस 493. आप जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करोगे वो कितने का करोगे, 4434. अब मैं चेक कर रहा हूं माय बुक वैल्यू ऑफ प्लान असेट. तो यहां पे अगर चेक करें, अच्छा डायरेक्टली ये भी कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअल गेन और लॉस. कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल गेन और लॉस. अभी भी बोल रहा हूं ये सब कुछ मेहनत कौन से दिन का चल रहा है, तो क्या 31 दिसंबर 19 का चल रहा है. हाँ ध्यान से समझना क्या होगा. सबसे पहले हम क्या लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट लिखते थे. जस्ट अ मिनट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट लिखते थे. उसके बाद क्या करते थे, हम कंट्रीब्यूशन लिखते थे. एंड कंट्रीब्यूशन मतलब कुछ नहीं, ये हमारा कौन सा होगा, तो कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने जो भी किया वो. अच्छा, पूरे साल में से अगर कोई इंटरेस्ट इनकम मिला होगा, इसीलिए भी हमारा असेट का बैलेंस बढ़ा होगा, तो इंटरेस्ट इनकम हम यहां पे ऐड करेंगे. पूरे साल में से अगर कोई भी आपने बेनिफिट्स का पेमेंट किया होगा, तो बेनिफिट्स का पेमेंट आपका माइनस हो जाएगा. एंड प्लस और माइनस, अगर आपका एक्चुअल गेन होगा तो आपका असेट बढ़ेगा, पर अगर वो एक्चुअल लॉस होगा तो आपका असेट क्या होगा, कम होगा. एंड फाइनली मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे क्लोजिंग
बैलेंस ऑफ प्लान असेट मिल जाएगा। एंड ये कौन सा दिन होगा? तो क्या 31 दिसंबर 19 होगा। हाँ, ध्यान से। व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट? तो लास्ट ईयर आपने जो इन्वेस्ट करके रखा था वो आपके लिए कितना होगा? 4105। करंट ईयर में एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया कितने का किया? 4434 का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। करंट ईयर में कुछ इंटरेस्ट इनकम भी मिला होगा ना? क्या, कौन सा? 4105 पर जो 12% होगा वो आपको कहने से इंटरेस्ट इनकम मिला होगा कितने का? 493। पूरे साल में कुछ भी बेनिफिट्स का पेमेंट तो किया ही नहीं है। एंड चेक करो, आपको यहां पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट ऑलरेडी उन लोगों ने लिखवाया था कितने रुपीस? 11,000। याद करो, हमें टोटल चेक करते थे करली ब्रैकेट का। 4105 प्लस 4434 प्लस 493, हमारे हिसाब से ये बैलेंस बनना चाहिए कितने का? 9032। पर कहने से चेक करो, आपको क्वेश्चन में बैलेंस दिया कितने का है? 11,000 का। तो फ्रेंड्स कहने से मैं ऐसा बोलूं, मेरा 1968 से असेट बढ़ रहा है। एंड अगर असेट बढ़ रहा है तो वो मेरे लिए क्या होगा? एक्चुअल गेन होगा। परफेक्ट, एक्चुअल गेन का आंसर मेरा मैच है। एंड यहां पे मैं लिख दूं एक्चुअल गेन ऑफ रुपीस 1968 should be transferred to other comprehensive income for which reclassification to PNL इज नॉट पॉसिबल। हम उसका कभी भी रिक्लासिफिकेशन करने वाले नहीं है। ये जो भी मैंने कथा किया वो कौन सा था? ओरिजिनल प्लान का था। अगर क्वेश्चन यहां तक की पूछते तो आप आज कुछ नया नहीं किया, जस्ट आपका क्या होता? लास्ट लेक्चर का रिवीजन होता। अब मैं टाइटल लगा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन इन प्लान। अगर आप प्लान को मॉडिफाई कर रहे हो तो आपकी क्या हालत होगी वो समझा दो। मॉडिफिकेशन इन द प्लान, सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगा कि व्हाट इज माय डिफाइंड बेनिफिट। एंड डिफाइंड बेनिफिट मेरे लिए कितना होगा? तो समझाओ, 80,000 का अब 10% नहीं देना है, 12% देना है। एंड इनटू कितने साल? तो कहने से 8 साल। तो 80,000 इंटू 12% इंटू 8 साल, मतलब कहने से आपको लग रहा है कि आपको 76,800 का पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये सब कुछ मॉडिफिकेशन कब हुआ? 1 जनवरी 20 को हुआ। अरे 1 जनवरी 20 बोलो कि 31 दिसंबर 19 बोलो, मतलब कि सेकेंड ईयर का एंड बोलो कि थर्ड ईयर का बिगिनिंग बोलो, इट इज वन एंड सेम। तो अगर मैं इसका यूनिट निकालू तो यूनिट कैसे होगा? 76,800 डिवाइडेड बाय, अगर आप फ्रेंड्स 8 इयर्स करोगे तो आपको मिल जाएगा 76,800 डिवाइडेड बाय 8 इयर्स। एंड फ्रेंड्स अगर ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 9600। अब मैं चेक करूंगा कि मेरा ओरिजिनल में कितना था एंड रिवाइज में कितना है। क्लियर? तो यहां पे लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एज ऑन 31 दिसंबर 19 बोलो और 1 जनवरी 20 बोलो, एज पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा प्लान में कर रहा हूं? तो एज पर ओरिजिनल प्लान में कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, मेरे साथ आप 3 कॉलम का एक टेबल बनाओ। एंड वहां पे टाइटल लगा दो पर्टिकुलर्स। (2018) एंड 2019। क्लियर? चलो सबसे पहले क्या लिखते हैं? वो सेम फॉर्मेट आप जो पीयूसीएम में बनाते थे वही। कौन सा? यहां पे लिखोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लस करोगे करंट
सर्विस कॉस्ट एंड प्लस करोगे इंटरेस्ट एक्सपेंस, एंड कहना से जो भी इंटरेस्ट एक्सपेंस लगेगा वो एट द रेट ऑफ 10% लगेगा। और अगर यहां तक का कैलकुलेशन करोगे तो फाइनली आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। चलो ओपनिंग तो जीरो ही होगा। 2018 में कहने से आपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से करंट सर्विस कॉस्ट कितना प्रोवाइड किया होगा, तो 8000 डिवाइडेड बाय 1.1:7 जितना किया होगा। ये सब कुछ डबल टाइम मेहनत मत करो फ्रेंड्स, आपने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके रखा है, चेक करो। 8000 डिवाइडेड बाय 1.1:7 चेक किया तो वो 31 दिसंबर 18 को आपने पीएनएल में से रुपए निकाला होगा। कितने रुपए निकाला होगा? 4105। इंटरेस्ट तो कुछ होने वाला नहीं है बिकॉज वो लास्ट डे पर रुपए निकाला होगा, तो सुनो बोलो 31 दिसंबर 18 को मेरी लायबिलिटी का बैलेंस भी 4105 होगा। अच्छा, क्वेश्चन में अगर मैं एक्स्ट्रा चीज पूछूं कि 31 दिसंबर 18 को बैलेंस शीट में नेट लायबिलिटी कितना होगा, याद करो आपने पूरा 4105 का इन्वेस्टमेंट भी कर दिया था, हाँ के ना? तो सिंपल, ऑब्लिगेशन भी 4105 का, प्लान असेट भी 4105 का, तब का लायबिलिटी का बैलेंस वहां पे कितना हो गया होगा? जीरो। 2019 में चेक करो तो 2019 में कहने से मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस था 4105। अच्छा, आपने पीएनएल में से कितने रुपए निकाले होंगे? तो 8000 डिवाइडेड बाय 1.1:6। अगेन बोल रहा हूं, फिर से मत करो, आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, चेक करो। ये रहा 8000 डिवाइडेड बाय 1.1:6 करोगे तो सिंपल आपका वो बैलेंस कितना होगा? 4516। पर ये 4516 लास्ट डे पर निकाला होगा, तब का क्लोजिंग चेक करोगे तो 4105 का 10% 411 रुपए का आपका इंटरेस्ट होगा। एंड कैलसी लो 4105 प्लस 4516 प्लस 411, आपका यहां पे क्लोजिंग बैलेंस आने वाला है 9032। पर ये तो कहना है ओरिजिनल के हिसाब से आया। हाँ, अब मैं फाइंड आउट करूंगा रिवाइज के हिसाब से। कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ डिफाइंड benefit obligation as on 31st December 19 as per revised plan। क्लियर? हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसके हिसाब से कर रहे हैं? तो रिवाइज प्लान के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एकदम ध्यान से, दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा उसको क्या मान लेंगे? पास्ट सर्विस कॉस्ट मान लेंगे। डन। चलो मेरे साथ 3 कॉलम का टेबल बनाओ। टाइटल लगाओ पर्टिकुलर्स 2018 एंड 2019, एंड वहां पे लिखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10%। तो फाइनली आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीपीओ। 2018 में ओपनिंग तो जीरो करना है। करंट सर्विस कॉस्ट आप चेक करोगे तो कहना है सब 8000 के हिसाब से नहीं, 9600 के हिसाब से रिकॉर्ड करोगे। एंड 9600 डिवाइडेड बाय 1.1:7 जितना आप रिकॉर्ड करोगे। क्लियर? कैलसी लो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 2 3 4 5 6 7 इंटू 9600 अगर आप करोगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 4926। इंटरेस्ट कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आपका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना हो जाएगा? 4926। ओपनिंग बैलेंस 4926। अच्छा, यहां पे जो आप इंटरेस्ट करंट सर्विस कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे वो 9600 डिवाइडेड बाय 1.1:6 जितना करोगे। कैलसी लो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 2 3 4 5 6 इंटू 9600 करोगे तो आपका आंसर आएगा 5419। अच्छा, आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो जस्ट ओपनिंग पर लगेगा। 4926 का अगर 10% चेक करूं तो मेरा 493 का इंटरेस्ट होगा। कैलसी लो 4926 प्लस 5419 प्लस 493, फ्रेंड्स आपका यहां पे बैलेंस आएगा 10,838। अब मैं टाइटल लगा रहा हूं
अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन इन द प्लान। सर ये क्वेश्चन क्यों करवाया? बिकॉज ये मॉडिफिकेशन का एक भी क्वेश्चन हमारी बुक में नहीं है। अकाउंटिंग ऑफ मॉडिफिकेशन इन प्लान, ध्यान से समझना। ओरिजिनल बैलेंस ऑफ डीबीओ, कौन से दिन का मैं बात कर रहा हूं? 31 दिसंबर 19 का। चेक करो, आपने ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा था, कितना आया था? 9032। रिवाइज्ड बैलेंस ऑफ डीबीओ एज ऑन 31 दिसंबर 19, 12% के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया तो 10,838 आया। तो जो भी आएगा उसको मैं करंट सर्विस कॉस्ट नहीं बोलूंगा, इसको मैं क्या बोल दूंगा? पास्ट सर्विस कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता तो ये मेरे लिए अनवेस्टेड पास्ट सर्विस कॉस्ट था, एंड उसको मैं धीरे धीरे करके 6 साल में पीएनएल में डालता। पर एस इंडेस है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एज पर इंडेस 19 पास्ट सर्विस कॉस्ट शुड बी immediately charge to पीएनएल। क्लियर? उसको पूरे पूरे पीएनएल में आज काज डाल देना है, कुछ आपको उसको अमोटाइज धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट। अगर इतना कर लिया तो आराम से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। फ्रेंड्स एक नया टॉपिक स्टार्ट करो, बहुत छोटा सा टॉपिक है ना, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ इंड AS 19। दैट इज नथिंग बट curtailment and settlement। क्लियर? फ्रेंड्स एक curtailment and settlement मतलब व्हाट? मैंने मेरे एम्प्लॉय को कुछ बोला था, पर ड्यू टू लाइक मेरा कोई, मैं पर्टिकुलर एक सेगमेंट को डिसकंटिन्यू कर रहा हूं या मैं मेरा कोई बिजनेस ऑपरेशन को बंद कर रहा हूं, तो वो जो पर्टिकुलर एम्प्लॉइज थे उसको मैं बोल रहा हूं क्या यस ये मैं बिजनेस ही बंद कर रहा हूं तो आपको अब जॉब छोड़ के चलना पड़ेगा। वो लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे तो कहना है मुझे उन लोगों को थोड़ा अमाउंट आज कुछ सेटल करके देना पड़ेगा। रीजन क्योंकि मैंने उन लोगों को पहले से कुछ डिफाइंड बेनिफिट प्लान दे के रखा था, एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान अगर मैंने दे के रखा है तो उसको मैं प्रॉपर ऐसा तो नहीं बोल सकता अब लोग चले जाओ, आपने आज तक जो भी किया है उसका कुछ नहीं मिलने वाला। लाइक समझाओ, बिफोर कर्टेलमेंट मेरी कुछ हालत ऐसी थी, मेरा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन 1000 रुपए का था, मेरे पास प्लान असेट कुछ 200 रुपए का था, तो कहने से मैंने 800 यहां पे दिखाया होगा। मैं मेरे टोटल एम्प्लॉइज में से 10% लोगों को जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा हूं, तो मैं ऐसा बोलूं मेरा आफ्टर कर्टेलमेंट अगर 10% कम हो जाएगा कि 900 हो जाएगा, मेरी असेट में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो सिंपल बोलूं मेरा ऑब्लिगेशन 100 रुपए हो गया। 1000 की लायबिलिटी अगर 900 हुआ तो मैं ऐसा बोलूं मेरा 100 रुपए का गेन है, बस ये जो भी गेन है वो इमीडिएटली क्रेडिट कर देने का पीएनएल में। बाकी कर्टेलमेंट ने सेटलमेंट में मजाक कब थी पता है? वो कुछ अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट का कुछ अमोटाइजेशन बाकी है, वो सब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसकी मजा थी, बाकी अंडर इंड AS उसमें कुछ होने वाला नहीं है। परफेक्ट, उसकी जस्ट एक ऑफिशियल थियरी लिख दो, बाकी सिंपल इतने याद रखना कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट की वजह से आपका गेन होने वाला है। यहां पे लिख रहा हूं, टाइटल लगाओ, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। क्लियर? लिखो वहां पे, अ कर्टेलमेंट occurs when an entity either has present obligation from requirement of some law to make a material reduction in number of employees। कोई लॉ बोले कि इस एम्प्लॉइज के नंबर को कम करो, कवर्ड बाय प्लान,
और सेकेंड, एम्प्लॉई will no longer qualify for benefits. क्लियर? अगर ऐसा कुछ है तो आपको कर्टेलमेंट या सेटलमेंट करना पड़ेगा. गेन और लॉस on a curtailment or settlement should comprise फर्स्ट लिखना वहां पे चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ change in present value of defined benefit obligation and second करके वहां पे लिखना change in fair value of plan asset. क्लियर? अगर आपको कुछ सेटलमेंट करने के लिए अगर असेट को बेचना पड़े तो उसमें भी जो चेंज हो सकता है उसकी वजह से आपको कंपेयर कर लेने का. डन फ्रेंड्स. अब हम वन बाय वन करके जितने भी सम्स बाकी उसको खत्म करें. इंडियास 19 क्वेश्चन 1 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 2 भी फ्रेंड्स हमारा हो गया था. 3 डन है, 4 भी डन है, 5 कुमार लिमिटेड भी डन है. उसका आंसर मैंने रिवाइज लिखा है. हाँ, 6 क्वेश्चन है रॉकस्टार लिमिटेड. वो पूरा क्वेश्चन कैंसिल कर दो. कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट का ही क्वेश्चन उसको कैंसिल करना. रीजन उसमें कुछ एएस का तड़का है जो आपके लिए काम का नहीं है. तो एक काम करो, हम रिवाइज क्वेश्चन 6 लिखते हैं. मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिखो क्वेश्चन 6 करके. डन. एंड वहां पे लिख दो रिवाइज्ड क्वेश्चन. नया क्वेश्चन लिखवा रहा हूं. है कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट का ही, बट आपका वो टॉपिक का क्वेश्चन यहां पे हो जाएगा. लिखो वहां पे एन एंटिटी discontinues an entity discontinues an operating segment and employees of the discontinued segment will earn no further benefits. क्लियर? उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला अब नहीं है. दिस इज अ curtailment without settlement. Immediately before curtailment, the entity has defined benefit obligation. The entity has defined benefit obligation with net present value of rupees 1000 and a plan asset with fair value of rupees 820. Clear?
curtailment reduces the obligation by rupees 100. Calculate gain due to curtailment and balance of DBO after curtailment. क्लियर? तो फ्रेंड्स अगर हम इसका आंसर करें, बहुत सिंपल है यार, जस्ट मेरे साथ अब 4 कॉलम का टेबल बना दो. तो यार फर्स्ट कॉलम थोड़ा बड़ा रखना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में. लिखो वहां पे पर्टिकुलर्स, बिफोर कर्टेलमेंट हालत क्या थी, आफ्टर कर्टेलमेंट हालत क्या है, एंड फाइनली देख लेंगे कि हमारा गेन और लॉस है. क्लियर? सिंपल यहां पे लिख दूंगा, दैट इज नथिंग बट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, उसमें से हम माइनस करते थे फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट. तो आपको कहने से यहां पे नेट आंसर मिल जाएगा. चलो चेक करो पहले कितना था. तो कहने से पहले आपका 1000 रुपए का ऑब्लिगेशन था, सामने 820 रुपए का आपके पास असेट था. तो कहने से आपने नेट ऑब्लिगेशन देखा होगा कितने का, 180 का. कर्टेलमेंट की वजह से आपका 100 रुपए की लायबिलिटी कम होगा, मतलब ये कितना का हो जाएगा, 900 का. अच्छा 900 का अगर कम होगा, ये तो कितने का रहने वाला है, 820 का ही रहने वाला है. तो सिंपल आपका 80 रुपए का लायबिलिटी होगा. एंड गेन और लॉस चेक करो तो 1000 की लायबिलिटी 900 हो गई, मतलब 100. असेट में कोई चेंज नहीं है, मेरा नेट गेन भी कितना होगा, 100 रुपए का. क्लियर? सिंपल. ये मेरा कौन सा हुआ, तो दिस इज नथिंग बट आफ्टर कर्टेलमेंट मेरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी आपको 80 का दिखेगा. एंड अगर कोई गेन पूछा तो ड्यू टू कर्टेलमेंट मेरा गेन कितने रुपए का था, 100 रुपए का मेरा गेन था. परफेक्ट है. अब हम 1 बाय 1 करके जितने भी क्वेश्चंस बाकी है उसको हम सॉल्व करने का स्टार्ट करें. चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स हो गया हमारा. क्लियर? 8 भी डन है. 9 10 तो फर्स्ट लेक्चर में ही करवा दिया था. 11 खत्म है. अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 12. मैं क्वेश्चन नंबर 12 को पहले पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुन लेना. एसए प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिटेल हैविंग 100 रिटेल अक्रॉस नॉर्दर्न एंड साउथर्न इंडिया. कंपनीज हेड ऑफिस इज लोकेटेड एट चेन्नई. एसए प्राइवेट लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ एसएजी लिमिटेड. एसएजी लिमिटेड इज listed on the National Stock Exchange in India. Following information is available for SA Private Limited. Plan asset on 1st April 2011, the fair value of the plan asset was rupees 10,000. Contribution to the plan asset done on 31st March 12 rupees 3,000. Amount paid on 31st March 12 rupees 300. On 31st March 12, the fair value of the plan asset was rupees 14,700. Actual return on the plan asset is 2,000. Actual दिया है. अच्छा, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के बारे में चेक करें. On 1st April 2011, the present value of the defined benefit obligation was rupees 12,000. On 31st March 12, the present value of the defined benefit obligation was rupees 15,500. Actual loss on the obligation, actual loss आपको दे दिया for the year ended 31st March 12 were rupees 100. Current service cost 2,500. Benefit paid 300. Discount rate used to calculate defined benefit liability is 10%. As per Ind AS 19, please suggest if there is any amount based on the above mentioned information that would be taken to other comprehensive income with working. Also compute net interest on the net defined benefit liability or asset. Clear? बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स. हम क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कर रहे हैं. वो याद है हम दो एक कैलकुलेशन बनाते थे जस्ट फॉर कैलकुलेशन. बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 12. क्लियर? यहां पे मैं लिख रहा हूं, एक मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं.
ये बैलेंस शीट किसके लिए है? मैं कोई प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन। क्लियर? अंदर जो भी डेटा दिया आराम से फिलअप करते रहेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। यहां पे लिख दो लायबिलिटी, यहां पे लिख दो असेट, दो मेन हेडिंग लगा दे। यहां पे लिखेंगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एंड यहां पे हम लिखेंगे प्लान असेट। क्लियर? चलो जो भी है एक बार फॉर्मेट बना दे। सबसे पहले हम यहां पे लिखते थे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ओपनिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन प्लस करंट सर्विस कॉस्ट एक काम करते हैं, एक एक लाइन छोड़ के लिखे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस, वो आपका 10% के हिसाब से होगा, माइनस अगर आपने कुछ भी बेनिफिट्स का पेमेंट किया है तो उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी कम होगा, प्लस और माइनस करेंगे, एक्चुरियल लॉस होगा तो उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगा, एंड एक्चुरियल गेन होगा तो उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी क्या होगा? कम होगा। क्लियर? तो इसलिए गेन को मैं माइनस में लिखूंगा। तो फाइनली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन आपको मिल जाएगा। एंड असेट साइड में लिख दो, दैट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट प्लस कहना इसे कंट्रीब्यूशन होगा। यहां पे करंट सर्विस कॉस्ट नहीं होगा, कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका असेट का बैलेंस बढ़ेगा, प्लस जो आपका होने वाला है इंटरेस्ट इनकम लगेगा, इंटरेस्ट इनकम एट द रेट ऑफ 10%। बेनिफिट्स की वजह से आपको असेट बेचना पड़ेगा, मतलब असेट का बेनिफिट्स यहां से माइनस होगा, प्लस और माइनस होगा एक्चुरियल, अगर गेन होगा तो मेरी असेट बढ़ेगा इसलिए गेन प्लस में लिखूंगा, बट अगर लॉस होगा तो मेरी असेट का बैलेंस यहां से माइनस हो जाएगा। एंड फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट। क्लियर? अंदर जो पहले फिगर दिया वो एक एक को पकड़ के लिख दे। सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूं किसके लिए, तो हम जो लिख रहे हैं वो ऑब्लिगेशन के लिए लिखेंगे। क्लियर? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन चेक करो। 1 अप्रैल डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का आपको बैलेंस दिया 12,000 एंड क्लोजिंग में आपको दिया कितने का? 15,500। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 12,000 एंड 15,500। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ यहां पे आएगा 12,000 एंड फ्रेंड्स आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ कितना दिया है? तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ आपको दे दिया है 15,500। क्लियर? नेक्स्ट अगर चेक करो तो उसके बाद आपको क्वेश्चन में डेटा दिया है, तो एक्चुरियल लॉसेस आपको दे दिया है, एंड वो एक्चुरियल लॉसेस आपको कितने का दिया है? 100 रुपए का, एंड करंट सर्विस कॉस्ट आपको दिया है 2500 का। क्लियर? तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्चुरियल लॉसेस, लॉसेस है मतलब प्लस में लिखूंगा, एंड करंट सर्विस कॉस्ट आपका कितने का होगा? तो क्या 2500 का होगा। नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करूं तो लॉसेस के बाद आपने बेनिफिट्स का जो पेमेंट किया वो कितने का बेनिफिट्स का पेमेंट किया? 300 रुपए का। ये बेनिफिट्स का पेमेंट है वो कितना है? 300 रुपए का। ऑब्वियसली इंटरेस्ट एक्सपेंस 12,000 का 10% आपका 1200 रुपए मैच हो जाना चाहिए, 1200 ही आना चाहिए। मैंने विद द बैलेंसिंग फिगर नहीं लिया, ओपनिंग पर लिया, तो भी एक बार चेक कर ले। 12,000 प्लस 2500 प्लस 1200 माइनस 300 प्लस 100, तो मेरा 15,500 का बैलेंस मैच है। क्लियर? पर यस ऑब्वियसली ये आपको बैलेंसिंग फिगर लेने की जरूरत नहीं है, ये ओपनिंग का ही 10% होगा। 12,000 का 10% 1200 रुपए, जस्ट मैंने यहां पे फिगर आउट कर दिया। अच्छा, अब मैं प्लान असेट के लिए वेरीफाई करूं तो व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट? तो आपको दे दिया है दैट इज नथिंग बट 10,000 एंड उसके बाद दिया कंट्रीब्यूशन 3,000। यहां पे मैं लिख रहा हूं ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट 10,000, मुझे जो कंट्रीब्यूशन बोला है वो कंट्रीब्यूशन कितना बोला है? तो 3,000।
उसके बाद आपको अमाउंट पेड ऑन 31st, मतलब आपको बेनिफिट स्पेंड पेड 300 दिया है एंड ये 14,700 दिया है, 300 एंड 14,700। तो यहाँ पे बेनिफिट्स में मैं लिख देता हूँ 300 रुपए का, एंड यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट में कितना लिख देता हूँ 14,700। अब आपको एक्चुअल दिया है, मैं एक काम करूँ, दो पार्ट कर दो, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। एक्सपेक्टेड तो मिल जाएगा ना, कैसे? 10,000 का 10%, मतलब कहना है 1,000 रुपए मैंने एक्सपेक्ट कर रहा था। पर अच्छा, आपको मैं ये बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करूं उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूं। आपका एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान असेट कहने से 2,000 है, मतलब मेरे ओपनिंग बैलेंस तो जस्ट 10,000 था ना, 10,000 का 10% आई एम एक्सपेक्टिंग जस्ट 1,000, पर मिला कितना? 2,000। तो मैं अभी से बोल दूं, यहां पे मेरा एक्चुअल गेन 1,000 रुपये आएगा। बैलेंसिंग फिगर चेक करना तो करो, 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 माइनस 300। अगर यहां तक का करली ब्रैकेट का अगर टोटल चेक करोगे तो आपका करली ब्रैकेट का टोटल कितना है? 13,000 प्लस 1,000 मतलब 14,000, 14,000 माइनस 300 करोगे तो कहने से आपका यहां तक का टोटल आएगा 13,700। पर कहने से 13,700 के सामने निकला कितना? 14,700। अगर 14,700 निकला तो फ्रेंड्स ये आपके लिए क्या होने वाला है? एक्चुअल गेन। यानी यहां पे मेरे लिए क्या आया था? तो क्या एक्चुअल लॉस आया था। परफेक्ट, ये जस्ट फिगर आपको फाइंड आउट करना था। अब अंदर जो क्वेश्चन में क्या पूछा है वो पढ़ रहा हूं। एज पर इंड AS 19, please suggest if there is any amount based on the above mentioned information that would be taken to other comprehensive income। हाँ तो जाएगा ना, एक्चुअल गेन और लॉस ऑलवेज हम कहां पे ट्रांसफर करते हैं? OCA में। तो सिंपल यहां पे लिख रहा हूं, अमाउंट ट्रांसफर टू, अमाउंट ट्रांसफर्ड टू अदर कंप्रेहेंसिव इनकम। फ्रेंड्स याद करो, डीबीओ पर आपका लॉस था 100 का एंड असेट पर आपका गेन था 1,000 का, तो गेन ज्यादा है तो सिंपल यहां पे लिख रहा हूं एक्चुअल गेन ऑन प्लान असेट, एंड वो एक्चुअल गेन और प्लान असेट कितना था? 1,000, एंड उसमें से माइनस करो, माइनस एक्चुअल लॉस ऑन प्लान असेट। फ्रेंड्स कितने रुपए था? 100 रुपए। तो सिंपल नेट एक्चुअल गेन आप लेके जाओगे कितने रुपए का? 900 रुपए का। क्लियर? एंड फॉर योर नॉलेज यहां पे लिख दू, रिक्लासिफिकेशन टू P&L इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? इसका हम कभी भी रिक्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। ये जब OCA वाला टॉपिक मैंने करवाया तब मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा है आपको, ऑल्सो कंप्यूट नेट इंटरेस्ट ऑन द नेट डिफाइंड बेनिफिट। क्लियर? तो यहां पे लिख दे कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट। अच्छा एक मिनट, एक्सपेंस एक इनकम वो चेक कर ले। यहां पे इंटरेस्ट एक्सपेंस 1,200 का था और यहां पे इंटरेस्ट इनकम 1,000 का था, तो मेरा नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। क्लियर? तो कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। चेक करो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट कितना किया था? 1,200। तो यहां पे लिख रहा हूं 1,200 माइनस इंटरेस्ट इनकम ऑन प्लान असेट, एंड वो कितने का हो जाएगा? 1,000। तो नेट कितना आएगा? 200, एंड 200 ये OCA में नहीं जाएगा फ्रेंड्स, ये तो कहां पे डेबिट हो जाएगा? डेबिटेड टू P&L। क्लियर? ऐसे बहुत सारे हमने क्वेश्चन कर दिया, अब तो आपके दिमाग में जाना चाहिए। डन है फ्रेंड्स। हम नेक्स्ट क्वेश्चन वेरीफाई करें तो एडवांस होमवर्क कब स्टार्ट करें? मैं एडवांस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ रहा हूं। ऑन 1 अप्रैल 2011 fair value of the plan asset of XYZ Limited's defined benefit plan were valued at rupees 20,40,000 and the present value of the defined benefit obligation was rupees 21,25,000। हर एक क्वेश्चन आपको DBP के ही मिलने वाले हैं। On 31st March 2012
द प्लान रिसीव्ड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम XYZ लिमिटेड अमाउंटिंग टू रुपीज 4,25,000 and paid out benefits of rupees 2,55,000. The current service cost for the financial year ending 31st March 2012 is rupees 5,10,000. An interest rate of 5% is to be applied to the plan asset and obligation. दोनों में सेम है, एक्सपेंस भी सेम, इनकम भी सेम. The fair value of the plan assets was asset at 31st March 2012 was rupees 23,80,000 and the present value of the defined benefit obligation was rupees 27,20,000. Provide a reconciliation from the opening balance to the closing balance for plan asset and the defined benefit obligation जो हम कर रहे हैं वो. Also show how much amount should be recognized in the statement of profit and loss and other comprehensive income and the balance sheet. तीन का आपको प्रेजेंटेशन करके भी देना पड़ेगा. क्लियर? मैं स्टार्ट करूं एडवांस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1. टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, एडवांस्ड होमवर्क. एंड वो एडवांस्ड होमवर्क का एडवांस्ड होमवर्क एंड उसका क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. फ्रेंड्स हम एक बैलेंस शीट बनाएंगे, टाइटल लगा दो बैलेंस शीट. अगेन मैं बोल रहा हूं ये जस्ट मैं फॉर कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूं, ये कोई प्रेजेंटेशन नहीं है. प्रेजेंटेशन में बाद में करवाऊंगा, जस्ट फॉर कैलकुलेशन. क्लियर? एक बैलेंस शीट ड्रॉ करो तो. एंड वहां पे टाइटल लगा दो लायबिलिटी. एंड यहां पे लिख दो असेट. अब तो फ्रेंड्स आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, फॉर्मेट एक्चुअली नहीं है. इस साइड हम लिख दे दैट इज नथिंग बट डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन. एंड इस साइड लिखते हैं प्लान असेट. चलो फ्रेंड्स, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ. ओपनिंग फ्रेंड्स ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर दिया आपने. बैलेंस ऑफ डीबीओ प्लस करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस बेनिफिट्स पेड. अगेन मैं बोल रहा हूं अगर यहां पे लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगा तो वो मेरे लिए क्या होगा? एक्चुअल लॉस होगा. तो प्लस और माइनस एक्चुअल लॉस और गेन. तो फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीबीओ मिल जाएगा. क्लियर? अच्छा, असेट साइड में लिख रहा हूं दैट इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट. यहां पे करंट सर्विस कॉस्ट नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहां पे वर्ड आएगा दैट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन. कंट्रीब्यूशन के बाद यहां पे एक्सपेंस नहीं होगा, यहां पे इंटरेस्ट इनकम होगा. इंटरेस्ट इनकम के बाद क्या करेंगे? माइनस कर देंगे हम बेनिफिट्स पेड को. अच्छा, असेट अगर कम बढ़ेगा तो हमारे लिए गेन होगा. तो प्लस और माइनस में लिख रहा हूं एक्चुअल गेन और यहां पे मैं लिख रहा हूं लॉस. तो फाइनली यहां पे मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस.
बस इसमें जस्ट आप फिगर रखते रहो, आपका आंसर मिल जाएगा। चलो सबसे पहले क्वेश्चन निकालो, आपके पास कौन सा डेटा दिया है। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट बोला था दैट इज नथिंग बट डिफाइंड बेनिफिट प्लान का ओपनिंग बैलेंस था 20,40,000 एंड प्लान असेट का, एंड आपका लायबिलिटी का बैलेंस था 21,25,000। यहां पे लिख रहा हूं 21,25,000 इन 20,40,000, 21,25,000 एंड यहां पे हम लिखेंगे 20,40,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, आपको बोला है कि आपने कंट्रीब्यूशन आपको रिसीव्ड हुआ है 4,25,000 का एंड 2,55,000 का आपने क्या किया है, बेनिफिट्स का पेमेंट किया है। फ्रेंड्स कंट्रीब्यूशन की वजह से आपका असेट बढ़ेगा, तो कंट्रीब्यूशन में मैं लिख रहा हूं 4,25,000। आपके बेनिफिट्स का पेमेंट की वजह से आपका असेट कम होगा, बिकॉज असेट को बेचना पड़ेगा 255, एंड बेनिफिट्स के पेमेंट की वजह से आपका लायबिलिटी भी कम होगा, तो 2,55,000 में यहां से माइनस करो। आगे अगर बढ़े तो क्वेश्चन में आपको बोला था क्या आपका करंट सर्विस कॉस्ट कितने का था, तो क्या करंट सर्विस कॉस्ट 5,10,000 का था, और आपका इंटरेस्ट रेट कितना है, तो क्या 5%। तो करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी 5,10,000, एंड आपको इंटरेस्ट बोला है 5%, पर इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पर ही लगेगा, तो 21,25,000 का फ्रेंड्स 5% करो। तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा वहां पे 1,06,000, सॉरी बेनिफिट्स पेड यहां पे कितना था 2,55,000, आगे का जरा सा डिलीट हो गया है। करंट सर्विस कॉस्ट चेक करो, करंट सर्विस कॉस्ट था 5,10,000, यहां पे लिख दो 5,10,000, एंड आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 21,25,000 का 5%, एंड अगर वो करोगे तो 1,06,250 आएगा, और यहां पे इंटरेस्ट इनकम पर ओपनिंग पर ही होगा 20,40,000 का फ्रेंड्स अगर 5% करो 20,40,000 का 5%, तो आपका आंसर वहां पे होगा 1,02,000। एंड आपको दोनों चीज का क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, चेक करो आपको क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया है। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का बैलेंस 27,20,000, यहां पे लिख देता हूं 27,20,000, एंड आपको असेट का बैलेंस जो दिया है वो कितना दिया है 23,80,000। क्लियर। चलो पहले एक बार ऑब्लिगेशन का चेक कर ले, ये कर्ली ब्रैकेट मैंने जितना भी किया उसका टोटल करो, 21,25,000 प्लस 5,10,000 प्लस 1,06,250 माइनस 2,55,000, तो एक्चुअली इसका बैलेंस आपका होना चाहिए 24,86,250, पर निकला कितना 27,20,000 निकला। तो कहने से आपकी सोच से कुछ ज्यादा निकला, तो ये आपके लिए एक्चुअल लॉस होगा, एंड वो एक्चुअल लॉस आपका कितना होने वाला है 2,33,750 का आपका एक्चुअल लॉस होगा। क्लियर। चलो फ्रेंड्स असेट साइड चेक कर ले, असेट साइड 20,40,000 प्लस 4,25,000 प्लस 1,02,000 माइनस 2,55,000, तो यस यहाँ पे बैलेंस निकला 23,12,000, पर एक्चुअली बैलेंस है कितने का 23,80,000। आपकी सोच से असेट का बैलेंस कुछ ज्यादा निकला, तो यहाँ पे गेन है, एंड वो गेन आपका कितने का गेन है 68,000 का आपका गेन है। क्लियर। आपको ये भी पूछा है बैलेंस शीट में क्या दिखेगा, तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले लिखोगे डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने का। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितने का 27,20,000 माइनस प्लान असेट, एंड प्लान असेट कितने का तो 23,80,000। आपकी बैलेंस शीट में नेट दिखेगा 27,20,000 माइनस 23,80,000, तो आपकी बैलेंस शीट में नेट कितना आएगा 3,40,000 आपकी बैलेंस शीट में नेट आने वाला है। क्लियर। अच्छा उसके बाद अगर कोई मुझे पूछे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें हम जो दिखाएंगे वो क्या क्या दिखाएंगे, सबसे पहले मैं वहां पे दिखाऊंगा दैट इज नथिंग बट करंट सर्विस कॉस्ट दिखाऊंगा। एंड चेक करो आपको क्वेश्चन में करंट सर्विस कॉस्ट आपको दिया कितना है, तो करंट सर्विस कॉस्ट आप पीएनएल में डेबिट करोगे कितने का 5,10,000, एंड दूसरा आप चीज दिखाओगे, कौन सा दिखाओगे नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस दिखाओगे। फ्रेंड्स आपका ऑब्लिगेशन में इंटरेस्ट एक्सपेंस था 1,06,250 का, एंड सामने इनकम में 1,02,000 का, तो 1,06,250 माइनस 1,02,000, तो चेक करो
आपका आंसर वहां पे आएगा 4250। आपको टोटल पीएनएल डेबिट करना पड़ेगा 5,14,250 से। एंड तीसरा आपको ये भी पूछा, एक्चुअली अदर कंप्रेहेंसिव इनकम इज अवर पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पर मैं यहां पे उसको अलग दिखा रहा हूं, अदर कंप्रेहेंसिव इनकम, जो हम उसको बोलते हैं ओसीआई। एंड ओसीआई में चेक करो तो आपका यहां पे एक्चुअल लॉस था, सामने एक्चुअल गेन था, तो नेट आपको दिखाना पड़ेगा एक्चुअल लॉसेस। क्लियर? नेट एक्चुअल लॉस कितने का? यहां पे 2,33,750 का एक्चुअल लॉस है, एंड सामने चेक करो तो आपका 68,000 का एक्चुअल गेन है। क्लियर? चल लो, 233,750 माइनस 68,000, तो फ्रेंड्स आपको वहां पे फिगर दिखाना पड़ेगा 1,65,750। क्लियर? प्रॉपर आंसर अंदर दिया ही है, चेक करो। 5,10,04250 पीएनएल में 165,750 ये आपका नेट आपका बैलेंस होगा। क्लियर? 165,750 जो आप ओसीए में डाल दोगे, एंड यस उसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल, एंड बैलेंस शीट में 3,40,000। परफेक्ट, डन। बस हमारा एक ही क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 2, एंड फाइनली हम इंडेस 19 को खत्म कर रहे हैं। फ्रेंड मैं एडवांस होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। A Limited prepares its financial statement to 31st March each year. It operates a defined benefit retirement plan on behalf of the current and former employees. A Limited receives an advice from actuaries regarding the contribution level and overall liabilities of the plan to pay benefits. On 1st April 17, actuaries advised that present value of the defined benefit obligation was rupees 6 crore. On the same date, the fair value of the plan asset fair value of the asset of the defined benefit plan was rupees 5 crore 20 lakh. On 1st April 17, the annual market yield on government bond was 5%. During the year ended 31st March 18, A Limited made contribution to rupees 70 lakh into the plan, and the plan paid out benefits of rupees 42 lakh to retired members. Both these payments were made on 31st March 18, मतलब लास्ट डे पर हुआ, टेंशन की बात नहीं है। Actuaries advised that current service cost for the year ended 31st March 18 was rupees 62 lakh. On 28th February 18, the rules of the plan were amended with the retrospective effect. This amendment means the present value of the defined benefit obligation was increased by 15 lakh. ये आपका past service cost आया। During the year ended 31st March 18, A Limited was in negotiation with employee representative regarding the planned redundancies. The negotiations were completed shortly before the year end, and the redundancy package were agreed. The impact of this redundancies was to reduce the present value of the defined obligation by 80 lakh. Before 31st March 18, A Limited made a payment of rupees 75 lakh to employees affected by the redundancies in the compensation for curtailment of their benefits. These payments were made out of the asset of the retirement benefit plan. On 31st March 18, actuaries advised that present value of the defined benefit obligation was rupees 6 crore 80 lakh. On the same date, the fair value of the plan asset of the defined benefit plan was rupees 5 crore 60 lakh. Examine and present how the above event would be reported in the financial statement for A Limited for the year ended 31st March 18 as per Ind AS. तो फ्रेंड्स टाइटल लगाओ, एडवांस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। एडवांस्ड होमवर्क अच्छा क्वेश्चन है, एंड उसमें मैं बना रहा हूं दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 2, एंड उसके लिए मुझे एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। अगेन बोल रहा हूं, ये कुछ मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूं, दिस बैलेंस शीट इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन। क्लियर फ्रेंड्स? एक बैलेंस शीट ड्रॉ करो। एंड टाइटल लगा दो लायबिलिटी, एंड यहां पे लिख दूंगा दैट इज नथिंग बट असेट। क्लियर? जस्ट हेडिंग लगाते हैं, बाकी इसमें फॉर्मेट पहले से बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पे लिखते हैं डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन
एंड यहां पे है प्लान असेट। क्लियर? शांति से करना, अंदर जो भी डेटा दिया वो आराम से लिखते रहना, जरा सा भी टेंशन नहीं लेने का। क्वेश्चन फिर से पढ़ना मैं चालू कर रहा हूं। ए लिमिटेड प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31st March each year. It operates a defined benefit retirement plan on behalf of the current and former employees. A Limited receives advice from actuaries regarding the contribution level and overall liabilities of the plan to pay benefits. On 1st April 17, opening balance दे दिया है। Actuary advised that present value of the defined benefit obligation was 6 crore and on the same date the fair value of the plan asset was rupees 5 crore 20 lakh. Just आपको opening balance दे दिया, तो वो लिख दे opening balance of डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितने रुपीस बोला है आपको? 6 करोड़ बोला है। सामने प्लान असेट की बात करें तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट जो होगा वो आपको बोला है कितने रुपीस था, तो क्या 5 करोड़ 20 लाख। बस ऐसा जो जो इंफॉर्मेशन दिया वो हम यहां पे लिखते रहेंगे। आगे बढ़ रहे हो। ऑन 1st April 17 एनुअल मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड वाज 5%। मतलब आपका कहना है जो भी इंटरेस्ट के एक्सपेंस की इनकम होगा वो 5% ओपनिंग पर लगेगा। तो यहां पे लिख दो पहले इंटरेस्ट एक्सपेंस 5% के हिसाब से लगेगा। कितना लगेगा वो चेक कर दे, 6 करोड़ का फ्रेंड्स आपका 5% लगेगा। चेक करो 6 करोड़ का अगर 5% करोगे तो आपका यहां पे आंसर हो जाएगा कितने रुपीस का? 30 लाख रुपीस का। और यहां पे कहना से फ्रेंड्स मेरे लिए क्या होने वाला है, तो कि इंटरेस्ट इनकम होने वाला है। एंड वो जो इंटरेस्ट इनकम होगा वो 5 करोड़ 20 लाख का 5%। चेक करो 5 करोड़ 20 लाख का 5%। एंड अगर वो करोगे तो इंटरेस्ट इनकम आपका हो जाएगा कितने रुपीस का? 26 लाख रुपीस का। आगे मैं बढ़ू। नेक्स्ट डेटा आपको जो दिया है वो क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 18, ए लिमिटेड मेड कंट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 70 लाख इनटू द प्लान। एंड मतलब सिंपल फ्रेंड्स, अगर कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 70 लाख का तो 70 लाख से आपका कहने से असेट का बैलेंस बढ़ने वाला है। यहां पे लिख रहा हूं प्लस कंट्रीब्यूशन। एंड वो कंट्रीब्यूशन आपने कितने रुपीस का किया, तो क्या 70 लाख रुपीस का किया। आगे अगर बढ़ू तो एंड आपको बोला है कि एंड मेड आउट द प्लान पेड आउट द बेनिफिट्स ऑफ रुपीज 42 लाख टू द रिटायर्ड मेंबर। मतलब कहने से आपने 42 लाख का बेनिफिट्स का पेमेंट भी कर दिया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन के सामने यहां पे एक्चुअली क्या होगा, तो यहां पे होगा करंट सर्विस कॉस्ट, जो अभी मुझे क्वेश्चन में नहीं दिया, आगे आएगा तब लिखेंगे। बेनिफिट्स पेड, आपने टोटल बेनिफिट्स का पेमेंट करके रखा है। एंड वो कितने का पेमेंट करके रखा है? 42 लाख। 42 लाख से आपकी लायबिलिटी भी कम होगी। एंड सामने अगर चेक करो तो आपका बेनिफिट्स पेड होगा वो 42 लाख रुपीस से आपको असेट बेचना पड़ेगा, तो आपका असेट का बैलेंस भी कम होगा। मैं आगे जा रहा हूं, क्या लिखा है? They actually advised that the current service cost for the year ended 31st March 18 was रुपीज 62 लाख। मतलब मुझे करंट सर्विस कॉस्ट भी दे दिया एंड करंट सर्विस कॉस्ट की वजह से मेरी लायबिलिटी बढ़ती है, तो मैं वो सिंपल 62 लाख रुपीस यहां पे लिख देता हूं। ओके, नेक्स्ट अगर कंटिन्यू करें तो क्या होगा? On 28th February 2018, the rules of the plan were amended with a retrospective effect, and this amendment means that present value of the defined benefit obligation was increased to लिखा है कि increased by लिखा है, increased by 15 लाख। तो सिंपल मुझे past service cost लिखना पड़ेगा एंड वो past service cost P&L में डेबिट हो जाएगा। past service cost मेरा बढ़ा कितने रुपए से बढ़ा, तो क्या 15 लाख रुपए से बढ़ा। आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो क्या होगा आपका? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 18, A Limited was in negotiation with employee representative regarding the planned redundancy. The negotiations were completed shortly before the end and the redundancy packages were agreed. This impact of this redundancy was to reduce the present value of the defined benefit obligation 80 lakh. Before 31st March 18, A Limited made a payment of rupees 75 लाख। मतलब फ्रेंड्स आपका 80 लाख की लायबिलिटी के सामने आपको जस्ट 75 लाख का ही पेमेंट करना पड़ेगा। आपका 5 लाख का जो भी गेन होगा ना, वो गेन ड्यू टू कर्टेलमेंट होगा, वो आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। मतलब ध्यान से समझना, यहां पे मैं लिख रहा हूं कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट। वो कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट की वजह से मेरा 80 लाख का लायबिलिटी कम होगा, पर सामने मुझे असेट जो बेचना पड़ेगा ना, वो जस्ट कितने का बेचना पड़ेगा? 75 लाख का।
तो यहां पे लिख रहा हूं कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, एंड वो कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट की वजह से 75 लाख का ही आपको बेचना पड़ेगा। तो एक काम करो, आप बैलेंस शीट जो हम कैलकुलेशन के लिए बना रहे हैं उसके नीचे एक बार आपको जस्ट लिखना है तो लिख दो, गेन ड्यू टू कर्टेलमेंट इज इक्वल टू 5 लाख। 5 कैसे आया, तो 80 लाख की लायबिलिटी के सामने वो लोग 75 लाख में मान गए, और ये 5 लाख इज डायरेक्टली क्रेडिटेड टू पीएनएल, उसमें कोई बीच में ओसीआई लाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम पढ़े तो क्या दिया है क्वेश्चन में, ओके, ऑन 31 मार्च 18 का आपको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है, आपका लायबिलिटी का बैलेंस दिया 6 करोड़ 80 लाख एंड असेट का बैलेंस दिया है 5 करोड़ 60 लाख। तो आपको एक्चुअल गेन और लॉस मिल जाएगा 6 करोड़ 80 लाख एंड 5 करोड़ 60 लाख। पर एक काम करूं, टेबल थोड़ा इंक्रीज कर दूं, तो सिंपल यहां पे हम करेंगे, क्या करेंगे, प्लस और माइनस एक्चुअल। लॉस होगा तो लायबिलिटी बढ़ेगा, पर गेन होगा तो मेरी लायबिलिटी कम होगी, इसलिए गेन को मैं माइनस में लिख रहा हूं। एंड फाइनली यहां पे लिख दूंगा दैट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डीपीओ। एंड भूल गया मैं आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया था, तो लायबिलिटी का आपको बैलेंस दिया 6 करोड़ 80 एंड असेट 560। ओके, आपको ये दे दिया है 6 करोड़ 80 लाख। एंड सामने चेक करें तो सामने भी ऐसा ही होगा, प्लस और माइनस में लिख रहा हूं एक्चुअल। अगर वहां पे आपका क्या होगा, गेन होगा तो आपका असेट बढ़ेगा, पर लॉस होगा तो आपका असेट क्या होगा, कम होगा, इसलिए लॉस को मैं माइनस लिख रहा हूं। तो यहां पे आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लान असेट 5 करोड़ 60 लाख। क्लियर। एक काम करें, हम जो जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, करली ब्रैकेट करके मैं 1 मिनट सबसे पहले इतने लोगों का बैलेंस निकाल दो। कैलकुलेट आराम से करना, 6 करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 62 लाख माइनस 42 लाख प्लस 15 लाख माइनस 80 लाख। एंड फ्रेंड्स अगर ये करोगे तो अभी तक का आपका आंसर आ रहा है 5 करोड़ 85 लाख का। एंड कहना है आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा है, 6 करोड़ 80 लाख। तो सिंपल 5 करोड़ 85 लाख एंड 6 करोड़ 80 लाख का करोगे तो यहाँ पे आपका लॉस आएगा। एंड वो फ्रेंड्स आपका लॉस कितना होने वाला है, 95 लाख रुपीस का एक्चुअल लॉस आया। सेम मेहनत में सामने असेट साइड करूँ तो आपका कितना होगा वो चेक करें, 5 करोड़ 20 लाख प्लस 26 लाख प्लस 70 लाख माइनस 42 लाख माइनस 75 लाख। जस्ट मिनट फिर से करो, 5 करोड़ 20 लाख प्लस 26 लाख प्लस 70 लाख माइनस 42 लाख एंड माइनस 75 लाख। अगर आप ये करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है 4 करोड़ 99 लाख। एंड 4 करोड़ 99 लाख के सामने ये असेट का बैलेंस हो गया 5 करोड़ 60 लाख। एंड अगर 5 करोड़ 60 लाख हो गया, मतलब कहने से फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वो क्या होगा, गेन होगा। एंड वो गेन आपका कितना होने वाला है, 61 लाख रुपीस का फ्रेंड्स आपका वो गेन होने वाला है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें नेट एक्चुअल लॉस, तो वो कितना होगा, 95 लाख का यहाँ पे एक्चुअल लॉस था, सामने 61 लाख रुपीस का एक्चुअल गेन था। तो हम नेट लॉस और गेन निकालेंगे तो फ्रेंड्स आपका नेट लॉस आएगा 34 लाख। एंड दिस 34 लाख फ्रेंड्स इट इज ट्रांसफर टू ओसीआई, जिसका रिक्लासिफिकेशन टू पीएनएल इज नॉट पॉसिबल। क्लियर। ये हमने हमारी तरह से कैलकुलेशन कर दिया, परफेक्ट कैलकुलेशन है कि नहीं है हम एक बार आंसर में चेक कर ले तो आपको परफेक्ट पता चलेगा। मैं इसका आंसर पढ़ रहा हूं फ्रेंड्स। ऑल फिगर्स उन लोगों ने 1000 लिखा है। ऑन 31 मार्च 18 ए लिमिटेड विल रिपोर्ट अ नेट पेंशन लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी विल बी 12,000 बट 6 करोड़ 80 लाख माइनस 5 करोड़ 60 लाख के हिसाब से
For the year ended 31st March 18, A Limited will report the current service cost as an operating cost in the statement of profit or loss. The amount reported will be 6200. The same treatment applies to the past service cost. वो दोनों ट्रांसफर कहाँ पे करना है? P&L में, जो मैंने ऑलरेडी बोला है. For the year ended 31st March 18, A Limited will report a net finance cost in the profit or loss based on the net pension liability at the start of the year. उन लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया ना, उन लोगों ने फाइनेंस कॉस्ट कितना निकाला है? 400. मैं 400 आपको मैच करो तो कैसे आएगा 400? 30 लाख का इंटरेस्ट एक्सपेंस था, सामने 26 लाख रुपीस का इंटरेस्ट इनकम था. 30 एंड 26 दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो फ्रेंड्स आपका 4 लाख का आंसर मैच है. Redundancy programs represent the partial settlement of curtailment of defined benefit obligation. The gain on settlement of rupees 500 will be reported in the statement of profit and loss, जो मैंने आपको बैलेंस शीट के नीचे स्पेसिफिकली लिखवा दिया था. Other movement in the net pension liability will be reported as a remeasurement gain or losses in the other comprehensive income. For the year ended, remeasurement loss will be 3400. मतलब सिंपल remeasurement loss मतलब डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का लॉस 3400, मतलब 34 लाख आया, जो हमारा मैच है. क्लियर? फाइनली फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इंडेक्स 19 को खत्म कर रहे हैं. नेक्स्ट लेक्चर में नया इंडेक्स स्टार्ट करेंगे. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.